Hey what's up guys, welcome back once again। एक ऐसा झरना जिसके पानी को अगर कोई अपनी हलक से नीचे उतारे तो मौत उसे कोसों मील दूर ही रहती है, क्योंकि वो शख्स अमर हो चुका होता है। लेकिन क्या कोई उस वाटरफॉल को कभी ढूंढ सकेगा? कहानी की शुरुआत होती है ल्यूक नाम का आर्कोलॉजिस्ट जो कि एक कीमती पेंटिंग को चुरा कर भाग रहा है, लेकिन अब उसके पीछे उस पेंटिंग को पाने के लिए दूसरे कुछ लोग भी लग चुके हैं। इस बीच उसके पास किसी कासिम नाम के आदमी का बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन वो हर बार ही उसे काट देता और फिर जैसे तैसे करके उनसे पीछे छुड़वाकर ट्रेन में बैठ गया और एक गहरी सी नींद में खो गया। इस दौरान उसे एक सपना आया कि वो एक रहस्यमयी जगह पर है जहां उसने एक कीमती मास्क को चुराया है। इतनी में उसकी आंख खुली तो सामने देखा कि एज़मी नाम की लड़की बैठी है जिसका काम है उस बेशकीमती पेंटिंग को हथियाना जिसे हासिल कर पाना हर अरबपति का सपना होता है। और इसी सिलसिले में आज वो उसे मिलने आई है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास उसके मतलब की चीजें हैं। लेकिन ल्यूक इतनी आसानी से अपनी मेहनत उसे दान में नहीं दे सकता और एज़मी भी इतनी आसानी से उसे जाने तो नहीं देगी। पूरी ट्रेन में उसके आदमी भरे हुए हैं जो ल्यूक को बड़ी बेरहमी से मारते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उन्हें चकमा देकर भाग निकला और बाहर आकर अपने दोस्तों को मदद के लिए बुला लिया। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है लंदन में मौजूद शार्लेट पर, जो कि अपने एक्स हस्बैंड से अपने बेटी की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रही है, जिससे कि उसे हर दिन अपने काम को छोड़कर इस बहस का हिस्सा बनना पड़ता है। अब जब वो ब्रिटिश म्यूजियम में गई तो अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए, तो वहां पर उसका भाई ल्यूक आ पहुंचता है, जिसे देखकर वो हैरान थी कि इतनी दिन से वो कहां पर था। तो उसे कहता है कि असल में वो चाहता है कि वो फिर से बचपन की तरह उसके साथ एडवेंचर पर चले। लेकिन शार्लेट का कहना था कि अब वो मां बन चुकी है और अपनी इस म्यूजियम वाली जॉब से बेहद खुश है। इन्हीं बातों के बीच ल्यूक कब वहां से कीमती पेंटिंग को चुरा लेता है शार्लेट को पता ही नहीं चलता। वो तो अलार्म बज गया जिससे अब शार्लेट उसके पीछे भागती है और बाहर आकर उससे पेंटिंग लौटाने को कहती है। लेकिन ल्यूक कहता है पहले उसे उसके साथ बैठना होगा, इसीलिए उसे मजबूरन उसकी इस विंटेज कार में बैठना पड़ जाता है जिसे उसने एक करोड़पति के घर से चुराई थी। मतलब कोई भी चीज इसकी खुद की नहीं है। खैर अब तेज और खतरनाक मोड़ के साथ वो कार को भगाना शुरू करता है और इनके पीछे शहर की पूरी पुलिस लग चुकी है। पलक झपकते ही वो एक ट्रक के पीछे से उसके अंदर घुस जाता है, जिसे उसे कुछ पुराने दोस्त मर्फी और डेप चला रहे थे। पर उन्हें देखते ही शार्लेट उन्हें पहचान लेती है, क्योंकि वो उसके डैड के पुराने साथी थे और उन्हीं के साथ उनकी कंपनी में काम किया करते थे। इस बीच मर्फी ल्यूक को बताता है कि ये वो तस्वीर नहीं है जिसकी हमें तलाश थी, तुम गलत चीज को ले आए। अब ये सुन ल्यूक मायूस हो जाता है और फिर वो अपनी बहन से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अब इसे साथ ले जा सकती हो। और इतना कहकर वो उसे एक स्प्रे मारता है जिससे वो सो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक पार्क में बैठी थी जहां वो सीधा म्यूजियम गई, जहां मौजूद इंस्पेक्टर जमाल ने उसे देखकर कहा, लगता है कि तुम अपने भाई के साथ इस चोरी में शामिल हो। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कर पाता ही नहीं, पता चलता है कि किसी ने उस चुराई हुई पेंटिंग को अपनी पुरानी जगह पर लगा दिया। लेकिन इन सब के चलते शार्लेट अपनी जॉब खो देती है और ऊपर से वो पुलिस की नजरों में भी आ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अब उसे बेटी की कस्टडी को मिलना और मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से उसकी जॉब भी चली गई है। अब वो भागते हुए ल्यूक के खुफिया अड्डे पर पहुंची, जहां पर दुनिया के हर कोने से चुराई हुई अरबों की चीजें रखी हुई है। लेकिन आज उसे किसी और चीज की तलाश है जिसका जिक्र सिर्फ आज नहीं बल्कि इंसानी वजूद से पहले से होते हुए आ रहा है, और इसे कहा जाता है फाउंटेन ऑफ यूथ, यानी कि जवानी का झरना, जिसे पीने पर इंसान सिर्फ अमर नहीं होता बल्कि इतना अमीर हो जाता है कि वो दुनिया को 4000 बार खाना खिला पाएगा। लेकिन ये सब ल्यूक अकेले नहीं कर सकता, बल्कि उसका साथ दे रहे हैं ओवन नाम का एक बिलियनर जिसे असल में कैंसर है, और वो चाहता है कि ल्यूक उसके लिए उस फाउंटेन को खोज कर लाए, जिसके बदले में वो उसे मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। जब शार्लेट ने यह सारा किस्सा सुना तो उसे सिर्फ एक कल्पना लगी और इंसानों द्वारा बनाई गई कहानी। लेकिन ल्यूक का कहना था कि कहानियां तभी बनती है जब उसमें से लाख सच होते हैं। इस झरने का जिक्र हर धर्म की किताबों और हर बुक में है जो ईश्वर से जुड़ी है, पर ईश्वर ने इसकी मौजूदगी वाली जगह को सबसे छुपा कर रखा है। सिर्फ एक परिवार है जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस रास्ते की रक्षा कर रही है, जिसे कि रास्ते का रक्षक कहा जाता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एज़मी उन्हीं परिवार का हिस्सा है, क्योंकि उसे कुछ तो मालूम है जो किसी को नहीं पता है। लेकिन सन 1600 में हुक्मरानों का कब्जा था, तो दुनिया के 6 मशहूर कलाकारों ने उस जगह के रास्ते की न जाने कैसे, लेकिन उन्हें जानकारी मिल गई। उन्होंने उस लोकेशन को 6 पेंटिंग में छुपा दिया जिसे अभी तक ल्यूक चुरा रहा था, जिसमें हर एक पेंटिंग में लैटिन में कुछ लिखा था, पर वो क्या था इन्हें अभी तक समझ में नहीं आया। तभी शार्लेट बताती है कि उसने एक असली रेम्ब्रेंट पेंटिंग की जगह एक फर्स्ट कॉपी को चुरा लिया है। तब ओवेन उसे असली वाले के बारे में कुछ सुराग देने को कहता है, लेकिन शार्लेट इन सब कामों में दाखिल नहीं होना चाहती। तब ओवेन उसे एक डील ऑफर करता है, अगर वो उसकी मदद करेगा तो काम हो जाने के बाद वो दुनिया के एक टॉप लॉयर को उसके लिए हायर करेगा, ताकि उसे उसकी बेटी की कस्टडी मिल जाए और बाद में उसकी पुरानी जॉब भी। काफी देर सोचने के बाद शार्लेट उन्हें एक सुराग देती है कि वेंडरबिल्ट परिवार के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करो, वो ही तुम्हारी खजाने की चाबी है। के बाद शाम में ल्यूक कैफे में बैठकर वेंडरबिल्ट के बारे में पढ़ रहा होता है कि तभी उसे वहां पे एज़मी मिलती है, जिसने उसे धमकाया कि इस खोज से पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हारी पूरी टीम को खत्म कर दूंगी।
लेकिन लियो के ऊपर इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। अब इसके बाद वो अपने भांजे के कॉन्सर्ट में गया जहाँ पर शार्लेट भी मौजूद थी, जिसे उन्हें बताया कि वो उसे असली पेंटिंग का पता चल चुका है, उसे आखिरी बार कहाँ पर देखा गया था। बातों ही बातों में वो उसे भी मना लेता है अपने साथ चलने के लिए और फिर हम पूरी टीम को आइलैंड में देखते हैं। दरअसल उस पेंटिंग को आखिरी बार एक शिप में देखा गया था जो कि डूब चुका है और अभी महासागर के नीचे है, पर इन्हें वो पेंटिंग किसी भी हाल में चाहिए और इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एक ड्रोन को नीचे भेजते हैं जिसने उस डूबे हुए शिप को फर्स्ट क्लास वाले हिस्से को काट दिया और फिर उसके पास एक स्विमर बैलून लगा दिया जिसकी मदद से वो अपने आप ही पानी के ऊपर आ जाता है। यानी कि अब इनका काम और भी आसान हो चुका है। तुरंत ही ल्यूक और शार्लेट उसके अंदर गए और एक एक चीजों को खंगालना शुरू कर देते हैं। इस दौरान उन्हें एक लॉकर भी मिलता है जिसके अंदर कुछ कीमती ज्वेलरी थी जिन्हें ल्यूक चुराना चाहता है, पर शार्लेट उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कोई लुटेरे नहीं है, तो इसीलिए हम वही ढूंढेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर आए। वहीं दूसरी शिप में मौजूद टीममेट्स को रडार में किसी के आने की खबर लगती है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि एज़मी और उसके लोग थे जिन्हें पता चल चुका है कि ल्यूक और उसके लोगों को आखिर बची हुई पेंटिंग के बारे में पता चल चुका है। लेकिन हर बारी एज़मी हर जगह क्यों आ जाती है? क्या सच में जो ल्यूक ने कहा वो सच था? खैर अब इधर ये दोनों भाई बहन तो जैसे तैसे करके वो पेंटिंग फाइनली मिल ही जाती है जिसे वो काफी खुश थे। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते, जो स्विम बैलून लगाए हुए थे वो धीरे धीरे करके खराब होते जा रहे। यानी कि अब इसका मतलब ये है कि अब शिप का वो हिस्सा ज्यादा देर ऊपर नहीं रह पाएगा, जिसका असर हम देख भी सकते हैं कि कैसे पानी अब तेजी से भरता जा रहा है। इसीलिए ये दोनों फौरन ऊपर आते हैं कि तभी उनके सामने आ गए एज़मी और उसके लोग जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। इन्हें लड़ना तो पड़ेगा वरना इनके हाथ से वो पेंटिंग चली जाएगी और इसीलिए ल्यूक पूरी जान से उनसे लड़ना शुरू करता है। पर अब अंधाधुंध गोलियां चल रही थी जिसमें से कुछ तो उन बैलून्स में लग जाती है तो कुछ ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर में। जैसे ही वो तो वहां से चला जाता है, पर अब शिप तेजी से नीचे जा रहा था, इसीलिए अब इन्हें जल्दी से बाहर निकलना होगा। पर ये क्या, वो पेंटिंग वाला बैग तो पानी में कहीं गिर गया। अब एज़मी ने शार्लेट को भी अपने कब्जे में कर लिया, इसीलिए दोनों तरफ से ल्यूक फंस चुका है और इतने में शिप और तेजी से पानी में समाने लगता है जिसके कारण एक तेज झटका आता और एज़मी बालकनी से नीचे गिर गई। जिसके बाद ये दोनों फौरन स्विम करके बाहर आ गए। फिर इनकी टीम ने इन्हें बचा लिया, लेकिन उस पेंटिंग का क्या हुआ ये हमें भी बताया नहीं जाता है। अब वापस आने पर शार्लेट के पास हिराल्ड यानी कि उसकी एक्स हस्बैंड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि वो उसे कुछ दिन के लिए जापान जा रहा है, इसीलिए वो उसके बेटे को रख सकती है। पर शार्लेट समझ जाती है कि ये सब ओवन का करा धरा, इसीलिए वो फिर से टीम में शामिल हो गई और अब इन्हें किसी भी तरह करके उन 6 वर्ड्स को जोड़ना है जिसके काम में ये लग गए और इन्हें पता चला कि उन 6 अक्षरों को जोड़कर जो अक्षर बन रहा है वो है विक्ट। और ये वो एक गलत छपी हुई बाइबल है जिसे 1600 में लिखा गया था, जिसमें कुछ ऐसे तत्व थे जिन्हें जानबूझकर गलत लिखा गया। इनका मानना था कि उसी में वो फाउंटेन का जिक्र हो सकता है क्योंकि सभी गलत छपी बाइबल को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन एक अभी भी रखी हुई है किसी महफूज जगह पर। तभी अचानक वहां पर इंस्पेक्टर जमाल अपनी टीम के साथ टपक पड़ते हैं और इन्हें रंगे हाथों दबोच लिया जाता है। लेकिन उसके पीछे कासिम आ गया जिसने उन्हें दबोच लिया और अब उसके अंदर हर कोई तनाव भरे माहौल में शामिल हो चुका है। लियो कासिम को एक डील ऑफर करता है कि उसकी टीम को जाने दो, जिसके बदले में वो उसे सारी पेंटिंग दे देगा। अब वो मान गया और फिर पेंटिंग लाने के बहाने ल्यूक ने किया क्या, म्यूजिक को लाउड कर दिया और टेबल के नीचे बैठ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस ने गुंडों पर धावा बोल दिया। फिर दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो गई। इसी बीच ल्यूक पीछे वाले रास्ते से भाग निकलता है अपनी टीम के साथ। हालांकि पुलिस ने सभी को मार दिया पर उन्हें वो पेंटिंग नहीं मिली, लेकिन हाँ सुराग जरूर मिल गया कि वो विक्ट बाइबल का। दूसरे सीन में हम ल्यूक को एक रेगिस्तान के बीच में देख जहां पर वो सोने के कलेश में पानी पी रहा है कि तभी उसके सामने खड़े शार्लेट और थॉमस तेजी से बूढ़े होने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो कलश तोड़ देता है और बूम, तभी उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता चला कि ये बस एक सपना था। दरअसल अब ये लोग ऑस्ट्रिया जा रहे हैं उस बाइबल की तलाश में और इस बारी उनके साथ थॉमस भी है। ऑस्ट्रिया नेशनल म्यूजियम में इन लोगों को आसानी से एंट्री मिल जाती है क्योंकि वहां पर ओवम के अच्छे पैसे इन्वेस्ट किए थे, जो कि अभी थॉमस के साथ एक कैफे में बैठकर उसे अमीर बनने के तरीके बता रहा है। इधर इन तीनों को उस जगह पर जाने का मौका मिल जाता है जहां पर वो बाइबल रखी हुई थी, जिसे देखकर ये भी हैरान थे कि अभी तक इसे कैसे संभाल कर रखा गया है। उधर बाहर खड़ा इनका एक साथी देखता है कि म्यूजियम में एज़मी के लोग भी पहुंच चुके हैं। यार ये एज़मी हर जगह पहुंच जाती है, इसीलिए वो इस बारे में ल्यूक को जानकारी देता है और वहां वो स्टाफ मेंबर इन्हें बताती है असल में एक और गलती की वजह से इस बाइबल को आज तक किसी ने ढूंढा नहीं। इस बीच बाहर ल्यूक को एज़मी से मुलाकात हो जाती है। फिर क्या था, दोनों में भयंकर भिड़ंत होती है, लेकिन अंत में जीत ल्यूक की होती है। पर अब ये लोग बाहर ही नहीं निकल सकते, इसीलिए इन्हें अब प्लान बी अपनाना होगा, जिसके लिए वो उसी जगह पर छोटा धमाका करते हैं। जिससे होता यह है कि वहां एक रास्ता बन गया जिसकी मदद से ये लोग बाहर मैनहोल के जरिए फरार हो गए उस बाइबल को लेकर। इस बीच ओवन पर भी कुछ लोग हमला करते हैं, लेकिन ओवन ने उन्हें जमकर सामना किया और थॉमस को कुछ भी होने नहीं दिया। इधर ये जमाल अपने लोगों के साथ म्यूजियम में पहुंचा और छानबीन करना शुरू कर दिया
और इधर होटल में ये लोग उस बाइबल के बॉर्डर पर लिखे 7 वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता असल में वो क्या है। इस बीच शार्लेट टीम छोड़ने की बात करती है क्योंकि अब उसके बेटे पर भी खतरा मंडराने लगा है। इस दौरान थॉमस उन्हें बताता है कि ये 7 वर्ड असल में 7 संगीत के सुर है जो कि एक पुराने गाने से मैच होते हैं जिसमें 7 अजूबों का जिक्र किया गया है। ये लोग 7 अजूबों को मैप पर देखते हैं, फिर उस पेंटिंग से मिले रास्ते को उसे मैच करते हैं। सब कुछ सही था सिवाय गीजा के पिरामिड के, यानी कि जिस चीज की इन्हें तलाश है वो वहीं पर है। इसीलिए पूरी टीम मिस्र के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर एज़मी को प्रोटेक्टर का लीडर एक खास किस्म की चाबी देता है जिससे वो उस झरने को रोक सकती है। और इधर ये शार्लेट ने जब ओवेम की सिक्योरिटी के हाथों में इतने सारे बैग को देखा तो हैरान रह गई कि ये किस लिए है, लेकिन ओवेम उन्हें कुछ नहीं बताता। गाइड ने इन्हें अंदर तक ले गए पर उस सीक्रेट चेंबर को खोलने की अथॉरिटी उसके पास भी नहीं थी। इसीलिए अब ओवेम के लोग उस बैग को खोलते हैं और उसमें से बाहर आती है डिगिंग मशीन, जिसे देखकर वो गाइड उन्हें ऐसा करने से मना करता है, यहाँ तक कि शार्लेट भी मना करती है। लेकिन अब ओवेम का बर्ताव अजीब होता जा रहा है। उधर जमाल पुलिस फोर्स को लेकर आ रहा है तो सिक्योरिटी वाले उस पर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। उधर से जवाबी कार्रवाई होती है। इस बीच हम एज़मी को भी देखते हैं जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी। टीम डिग करके नीचे पहुंची जहां उनके सामने एक खास किस्म का स्ट्रक्चर था जिसे हिला पाना असंभव था। इसीलिए ये लोग उसे तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ल्यूक और शार्लेट ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। तभी थॉमस वहां पर पुराने कुछ अजीब तरह के इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने लग गया जिससे एक ध्वनि निकली और फिर अपने आप ही वो स्ट्रक्चर खुल गया। इसमें ये लोग नीचे गए तो वहां तहखाना मौजूद था जिसकी दीवारों पर कुछ प्राचीन किस्म की आकृतियां बनी थी। ऊपर अब घमासान युद्ध शुरू हो चुका है क्योंकि मर्फी और डेप दोनों ही ओवेम की सिक्योरिटी वाले से लड़ते हैं, लेकिन इसमें डेप को गोली लग जाती है और इसमें जमाल आकर उन्हें बचाता है। फिर दोनों साथ में उस पिरामिड के अंदर गए, यानी कि अब वो मिल चुकी है। टीम अब तेजी से नीचे की ओर जा रही है क्योंकि ल्यूक को इस जगह का रास्ता पता है। धीरे धीरे करके ये लोग अलग अलग किस्म की मिस्ट्री को पार करके आखिरकार एकदम तह तक पहुंच जाते हैं। पीछे से एज़मी भी पहुंच गई। बीच में इन्हें पानी की जगह मिल जाती है जहां पर थोड़ा सा पानी इकट्ठा था। तब ओवेम ल्यूक से कहता है कि पहले वो पानी पिएगा, जो सुन शार्लेट समझ गई कि वो बीमार नहीं था बल्कि बस उसे बेचकर खुद अमीर बनना चाहता है। इसीलिए वहां की दीवारों पर लिखी प्राचीन शब्दों को वर्णन करने लगती है, जैसे कि अगर कोई इसके काबिल नहीं है तो वो इसे नहीं पी पाएगा, वरना अमर की जगह वो श्रापित हो जाएगा। पर ओवेम लालच में पागल हो चुका है। उसने ल्यूक के हाथ पर गोली मारी और कहा कि जल्दी करो वरना सभी को खत्म कर दूंगा। इसलिए उसे जाना ही पड़ता है बीच में। और जैसे ही उसने उस पानी को अपने हाथ में उठाया वहां एक झरने जैसी आकृति बन जाती है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में जो चोट लगी है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जब वो उस पानी को अपने करीब लाया तो उसने देखा कि थॉमस और शार्लेट बूढ़े होते जा रहे। दरअसल दोस्तों इस पानी के पीछे एक राज है। अगर इसे पीकर कोई अमर होना चाहता है तो उसे अपने करीबी का सैक्रिफाइस करना होगा, बलिदान देना होगा। एक तरह से उनकी जिंदगी उसे मिल जाएगी। और ऐसे में उसका सबसे करीबी उसकी बहन और उसका बेटा है। वो नहीं चाहता कि वो दोनों उसके सामने मरे, इसीलिए उसने फौरन ही उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन अब ओवेन को पता चल चुका है कि यह काम कैसा करता है और इसीलिए उसने खुद उस पानी को पीने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही हम जानते हैं ओवेन किसी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ खुद से प्यार करता है, इसीलिए उसकी खुद की जिंदगी खत्म होने लगती है। लेकिन एज़मी तभी एक चाबी को लगा देती है और धीरे धीरे करके सारे गेट बंद होने लगते हैं। इसीलिए सभी बाहर निकलते हैं, वरना हमेशा के लिए सभी बंद हो जाएंगे। इसी हड़बड़ी में ओवेन के सभी साथी गिर गए। हालांकि ल्यूक भी स्लिप हो गया, लेकिन आखिर समय पर एज़मी उसे बचा लेती है और सभी को बाहर ले आई। उसने ल्यूक की हिम्मत की तारीफ की और एक किस के साथ उसे अलविदा कह दिया। जमाल को भी समझ आ गया कि असली विलन तो ओवेन था जिसका अंत हो चुका है और दोनों भाई बहन अगले एडवेंचर की बातें करते हैं। अब थॉमस उन्हें एक आइडिया देता है जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।